हेलो एवरीवन। आज हम नेक्स्ट आगे इसमें मराठा साम्राज्य को पढ़ेंगे कि मराठा का शासन कौन से क्षेत्र में था और अंग्रेजों के साथ कौन कौन से युद्ध हुए। तो स्टार्ट करते हैं। पानीपत के तृतीय युद्ध के बाद कौन पेशवा बना था? तो माधवराव बने थे। कौन? पानीपत के तृतीय युद्ध के बाद पेशवा कौन बना था? माधवराव 1761 से 1772 ईस्वी में। फिर माधवराव की मृत्यु 1772 ईस्वी के बाद कौन पेशवा बना? तो नारायण राव। कौन? माधवराव का छोटा भाई। मतलब क्या था? माधवराव की मृत्यु 1772 ईस्वी में हो गई थी, तो इसके बाद पेशवा कौन बना था? तो नारायण राव बने थे, जो कौन थे? माधवराव के भाई थे। नारायण राव की हत्या किसने की थी? तो रघुनाथ राव, या जिसे राघोबा भी कहते हैं, उसने नारायण राव की हत्या कर दी थी। फिर नारायण राव की हत्या के बाद कौन पेशवा बना? तो माधव नारायण राव बने थे। कौन? नारायण राव की हत्या के बाद माधव नारायण राव पेशवा बने थे। भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? तो मराठों ने किया था। किसने? भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? मराठों ने। सूरत की संधि 1775 ईस्वी में किसके मध्य हुई थी? ये रघुनाथ राव और अंग्रेजों के बीच हुई थी। कौन सी? सूरत की संधि। ये बहुत आता है कि सूरत संधि किसके बीच हुई थी? 1775 ईस्वी में रघुनाथ राव और अंग्रेजों के बीच हुई थी। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? तो 1775 से 1782 के बीच प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। कौन सा? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 के मध्य हुआ था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन था? तो वॉरेन हेस्टिंग था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान अंग्रेज गवर्नर कौन था? तो वॉरेन हेस्टिंग था। नेक्स्ट क्या है? किस संधि द्वारा प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का अंत हुआ था? तो कौन सी थी? सालवाई की संधि 1782 द्वारा प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का अंत हुआ था। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1803 से 1805 ईस्वी तक हुआ था। कौन सा? सेकंड आंग्ल मराठा युद्ध। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान अंग्रेज गवर्नर कौन था? तो आर्थर बैलेजली था। तो फर्स्ट आंग्ल मराठा युद्ध में कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग था। अब द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में कौन होगा? आर्थर बैलेजली। 23 सितंबर 1803 को सिंधिया और भोंसले की संयुक्त सेनाओं को किसने पराजित किया था? तो लॉर्ड वेलेजली ने किया था। कौन सा? 1803 में सिंधिया और भोंसले एक साइड से लड़ रहे थे, तो उनकी सेनाओं को किसने पराजित किया था? तो लॉर्ड वेलेजली ने। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? तो 1817 से 1818 ईस्वी के मध्य थर्ड आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय अंग्रेज जनरल गवर्नर कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग था। कौन सा? लॉर्ड हेस्टिंग। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग था। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? तो लॉर्ड हेस्टिंग की दमनात्मक नीति को तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध का तात्कालिक कारण माना जाता है। पिंडारियों के विरुद्ध प्रत्यक्ष कार्रवाई किसने शुरू की थी? तो लॉर्ड हेस्टिंग ने की थी। कौन? पिंडारियों के विरुद्ध प्रत्यक्ष कार्रवाई किसने की थी? लॉर्ड हेस्टिंग ने की थी। पिंडारियों की नियुक्ति मराठा सेना में किसके समय हुई थी? तो बाजीराव प्रथम के समय हुई थी। मतलब जो पिंडारियों को तो ना मराठा सेना में सबसे पहले प्रवेश प्रारंभ किसने किया था? तो बाजीराव प्रथम ने किया था। अब जाएगा मराठों तथा अंग्रेजों के मध्य हुई महत्वपूर्ण संधियां। पहले कौन सी आएगी? सूरत की संधि। पहली कौन सी है? सूरत की संधि। सूरत की संधि कब हुई थी? 1775 ईस्वी में हुई थी। कौन थी? रघुनाथ राव और अंग्रेजों के बीच हुई थी। कौन सी? सूरत की संधि। सूरत की संधि कब हुई थी? 1775 में रघुनाथ राव और अंग्रेजों के बीच हुई थी। फिर सालवाई की संधि, ये 1782 ईस्वी में सिंधिया की मध्यस्थता से पूना दरबार अंग्रेजों के बीच हुई थी। कौन सी? सालवाई की संधि। ये कब हुई थी? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के बाद हुई थी। इसमें सिंधिया की मध्यस्थता से पूना दरबार और अंग्रेजों के बीच हुई थी। फिर आएगा बसीन की संधि। बसीन की संधि 1802 ईस्वी में हुई थी, बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच। कौन? बसीन की संधि 1802 बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच हुई थी। देवगांव की संधि 1803 में भोंसले और अंग्रेजों के बीच हुई थी। सुरजी अर्जुगाम की संधि 1803 में सिंधिया और अंग्रेजों के बीच हुई थी। तो इसमें संधि क्या है? बसीन की संधि किसके साथ हुई थी? बाजीराव द्वितीय के साथ हुई थी। देवगांव की संधि किसके साथ हुई थी? भोंसले के साथ हुई थी। सुरजी अर्जुगांव की सिंधियों के साथ हुई थी। फिर राजपुर घाट की संधि 1805 में ये होलकरों और अंग्रेजों के बीच में हुई थी।
फिर नागपुर की संधि 1816 भोसले तथा अंग्रेजों के बीच। फिर ग्वालियर की संधि 1817 और सिंधिया और अंग्रेजों के बीच हुई थी। फिर आएगा पूना की संधि। पूना की संधि 1817 ईस्वी में कौन, बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के मध्य हुई थी पूना की संधि। फिर लास्ट थी मंदसौर की संधि 1818 होलकर और अंग्रेजों के बीच हुई थी। होलकर और अंग्रेजों के बीच हुई थी, मतलब दो संधि हुई थी होलकरों के साथ। पहली हुई थी राजपुर घाट की संधि 1805 ईस्वी में, कौन, होलकर और अंग्रेजों के मध्य हुई थी। फिर दूसरी संधि हुई थी मंदसौर की संधि 1818 ईस्वी में, ये हुई थी होलकर और अंग्रेजों के बीच। फिर अब ये पूरा मराठा हो गया। अब इसके बाद आएगा हैदराबाद रियासत। हैदराबाद के स्वतंत्र आसफ जाही वंश का संस्थापक कौन था, तो ये जाएगा चिनक्रिज खां को। मतलब हैदराबाद के स्वतंत्र आसफ जाही वंश का संस्थापक कौन था, तो चिनक्रिज खां को माना जाता है। चिनक्रिज खां को किस नाम से जाना जाता है, निजामुल मुल्क के नाम से जाना जाता है। कौन, चिनक्रिज खां को। किस मुगल बादशाह ने निजामुल मुल्क को दक्कन की सूबेदारी सौंपी थी, तो मतलब मोहम्मद शाह ने। पहले पूरा जो हैदराबाद वाला एरिया था कौन था, मुगल बादशाहों के अधीन आता था। तो जो कौन सा था मुगल शासक जिसने निजामुल मुल्क को दक्कन की सूबेदारी सौंपी थी, तो यह जाएगा अपना मोहम्मद शाह ने। फिर सूकर खेड़ा का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था, सूकर खेड़ा के 1724 ईस्वी में निजामुल मुल्क और मुबरिज खां के बीच हुआ था। कौन सा, सूकर खेड़ा का युद्ध 1724 ईस्वी में निजामुल मुल्क और मुबरिज खां के बीच हुआ था। चिनक्रिज खां ने स्वतंत्र हैदराबाद राज्य की स्थापना कब की थी, 1724 ईस्वी में की थी, सूकर खेड़ा के युद्ध के बाद की थी। अब है कर्नाटक। स्वतंत्र कर्नाटक राज्य की स्थापना किसने की थी, तो सादत उल्ला खां ने स्वतंत्र कर्नाटक राज्य की स्थापना की थी। सादत उल्ला खां ने अपनी राजधानी किसे बनाया था, तो अरकाट को अपनी राजधानी बनाया था। किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने कर्नाटक के नवाब मोहम्मद अली और उसके उत्तराधिकारी से राजगद्दी छीन लिया था, तो फिर लॉर्ड वेलेस्ली ने छीन ली थी। ये थोड़ा कम इम्पोर्टेंट, इसलिए इसमें फैक्ट कम होंगे हैं। स्वतंत्र कर्नाटक राज्य की स्थापना किसने की थी, तो सादतुल्ला खां ने की थी। सादतुल्ला खां ने अपनी राजधानी किस स्थान पर बनाई, तो अरकाट को बनाया था। किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने कर्नाटका के नवाब मोहम्मद अली और उसके उत्तराधिकारी से राजगद्दी छीन ली थी, कौन आएगा इसका, लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था। अब आएगा रोहिलखंड वाला एरिया। गंगा घाटी में स्वतंत्र रोहिलखंड राज्य की स्थापना किसने की थी, वीर दाऊद और अली मोहम्मद खां ने की थी। कौन, रोहिलखंड में स्वतंत्र रूप से रोहिलखंड राज्य की स्थापना किसने की थी, वीर दाऊद और अली मोहम्मद खां ने की थी। स्वतंत्र फर्रुखाबाद राज्य की स्थापना किसने की थी, मोहम्मद खां बंगस द्वारा की गई थी। वन लाइनर कौन सा है, डायरेक्ट पूछ सकता है कि कौन सी वंश की स्थापना किसने की थी, तो रोहिलखंड की किसने की थी, वीर दाऊद ने की थी, अली मोहम्मद खां ने की थी। फिर आएगा स्वतंत्र फर्रुखाबाद राज्य की स्थापना किसने की थी, तो ये मोहम्मद खां बंगस द्वारा की गई थी। अब आएगा पंजाब, जो बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है, कौन, पंजाब राज्य। यहाँ का एक शासक था जो था राजा रणजीत सिंह। इसका टाइम पीरियड का 1792 से 1839 ईस्वी था। कौन, राजा रणजीत सिंह। रणजीत सिंह का जन्म कब हुआ था, तो ये होता 2 नवंबर 1780 ईस्वी को हुआ था। इसका रणजीत सिंह का जन्म 2 नवंबर 1780। रणजीत सिंह के पिता का क्या नाम था, महासिंह था। महासिंह किस मिसल के थे, ये 12 मिसलों में से एक मिसल था, सुकरचकिया मिसल के थे। कौन, महासिंह। मतलब रणजीत सिंह के पिता कौन सी मिसल से थे, सुकरचकिया मिसल से थे। रणजीत सिंह की उम्र उस समय कितनी थी जब उनके पिता का स्वर्गवास हो गया था, कौन सी कितनी थी, 12 वर्ष थी। सुकरचकिया मिसल का प्रभुत्व किस क्षेत्र पर था, रावी व चेनाब के बीच वाला एरिया में कौन था सुकरचकिया मिसल का प्रभाव था। महासिंह की मृत्यु के बाद शासन का कार्यभार किस माध्यम से होता था, प्रीति शासन परिषद के माध्यम से होता था, क्योंकि उस समय रणजीत सिंह सिर्फ 12 साल के थे। प्रीति शासन परिषद 1792 से 97 के में कौन कौन शामिल थे, राजा रणजीत सिंह की माता एवं रणजीत सिंह की सास सदा कौर तथा दीवान लखपत राय थे। मतलब जो प्रीति शासन था उसमें कौन कौन थे, रणजीत सिंह की माँ थी, उनकी सास थी और दीवान लखपत राय थे। लाहौर और अमृतसर पर किस मिसल का अधिकार था, तो कौन थी, भंगी मिसल थी। कौन, लाहौर और अमृतसर पर। किस वर्ष जमान शाह ने पंजाब पर आक्रमण किया था, तो 1798 ईस्वी में जमान शाह ने पंजाब पर
आक्रमण किया था। जमान शाह की चिनाब नदी में गिरी तोपों को निकालकर किसने वापस भेजा था? तो राजा रणजीत सिंह ने जमान शाह की चिनाब नदी में गिरी तोपों को निकालवाने में मदद की थी। किस बार रणजीत सिंह ने लाहौर पर अधिकार किया था? तो 1799 ईस्वी में। कहाँ पर? 1799 ईस्वी में लाहौर पर अधिकार किया था। पंजाब की राजनीतिक शक्ति कहाँ थी? तो लाहौर में थी। कहाँ थी? पंजाब की राजनीतिक शक्ति लाहौर में थी। पंजाब की धार्मिक राजनीति कहाँ थी? अमृतसर थी। राजनीतिक राजधानी लाहौर थी, धार्मिक राजधानी अमृतसर थी, जो पहले भंगी मिसल के नेतृत्व में थे। रणजीत सिंह को कोहिनूर हीरा किसने भेंट किया था? तो अहमद शाह अब्दाली के पुत्र शाह शुजा ने दिया था। किसको? शाह शुजा ने। ये आता है। कोहिनूर हीरा रणजीत सिंह को किसने दिया था? तो अहमद शाह अब्दाली के पुत्र शाह शुजा ने दिया था। अमृतसर की संधि किसके बीच हुई थी? मेटकॉफ व रणजीत सिंह की बीच हुई थी। मतलब अंग्रेजों के साइड से कौन था? तो मेटकॉफ था। महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के साथ अमृतसर की संधि कब हुई थी? 25 अप्रैल 1809 में। इस दिन कौन सी थी? अमृतसर की संधि। महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के मध्य अमृतसर की संधि कब हुई थी? 25 अप्रैल 1809 ईस्वी में हुई। किसने कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आँख की रोशनी ले ली? किसने बोला था? राजा रणजीत सिंह ने बोला था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, मतलब एक समान समझूं, इसलिए उसने मेरी दूसरी आँख की रोशनी ले ली। किसने बोला था? रणजीत सिंह ने। किस फ्रांसीसी यात्री ने रणजीत सिंह की तुलना नेपोलियन से की थी? तो विक्टर जैकमा ने। किसने? विक्टर जैकमा। किसकी? रणजीत सिंह की तुलना किससे की थी? नेपोलियन से की थी। महाराजा रणजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन था? तो ये कौन था? खड़क सिंह। 1839 ईस्वी को राजा रणजीत सिंह का उत्तराधिकारी। सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था? कौन था? दिलीप सिंह। 1843। कौन? सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था? तो ये कौन था? दिलीप सिंह थे। पंजाब के महाराजा दिलीप सिंह की मृत्यु 22-30 अक्टूबर 1893 में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? पेरिस में। किसकी? राजा दिलीप सिंह की मृत्यु कहाँ हुई थी? पेरिस में, जो अंतिम महाराजा थे। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था? 1845 से 46 के बीच हुआ था। कौन सा? प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 1846 के बीच हुआ था। लाहौर की संधि और किसके मध्य हुई थी? मार्च 1846 ईस्वी में सिख और अंग्रेजों के मध्य अंग्रेज कहाँ की? लाहौर की संधि हुई थी। और लाहौर की संधि कब और किसके मध्य हुई थी? तो 1846 ईस्वी में सिख और अंग्रेजों के मध्य लाहौर की संधि हुई थी। कौन सी? 1846। भैरवबल की संधि कब हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा 1846 में हुई थी भैरवबल की संधि। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? कौन था? हार्डिंग था। कौन सा था? हार्डिंग था। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के दौरान भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड हार्डिंग था। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था? तो 1848 से 46 के बीच हुआ था। 49 के बीच हुआ था। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था? 1848 से 1849 के बीच हुआ था। सेकंड आंग्ल सिख युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? कौन था? डलहौजी था। और सेकंड आंग्ल सिख युद्ध के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी था, जो कब हुआ था? 1848 से 49 के बीच हुआ था। चिलियावाला का युद्ध कब हुआ था? तो 1849 में। कौन सा? चिलियावाला का युद्ध हुआ था। पंजाब राज्य का विलय ब्रिटिश राज में कब किया गया था? तो 1849 में किया गया था। किसका? पंजाब राज्य का ब्रिटिश राज्य में विलय कब किया गया था? 1849 में किया गया था। यहीं पर कब हुआ था? चिलियावाला का युद्ध हुआ था। पंजाब का विलय करने के बाद दिलीप सिंह को कहाँ भेजा गया था? तो इंग्लैंड में भेजा गया था और पेरिस में इनकी मृत्यु हो गई थी, राजा दिलीप सिंह की। पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब पर शासन करने के लिए 3 सदस्यों की समिति में कौन कौन थे? मतलब जो शासन समाप्त हो गया था, फिर इसके लिए एक समिति बनाई थी, जिसमें कितने सदस्य? 3 सदस्य थे। 3 सदस्य कौन थे? हेनरी लॉरेंस, जॉन लॉरेंस और चार्ल्स ग्रेविन मार्शल। हेनरी लॉरेंस, जॉन लॉरेंस और चार्ल्स ग्रेविन मार्शल। अंग्रेजों ने कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था? तो राजा दिलीप सिंह के। किसने? दिलीप सिंह के। और राजा रणजीत सिंह को किसने दिया था? अहमद शाह अब्दाली के शाह शुजा ने दिया था। अब आएगा अमृतसर की संधि 25 अप्रैल 1809 ईस्वी। क्या थी इसमें? क्या क्या प्रावधान किए गए थे? सतलज नदी दोनों राज्यों की सीमा बनाएगी। लुधियाना में एक अंग्रेजी सेना रखी जाएगी जिसकी रणजीत सिंह इस तरह आक्रमण न कर सके। पर सतलज के पूर्व के राज्य अब अंग्रेजों के पास चले जाएंगे। उपरोक्त धारा का उल्लंघन करने पर मित्रता के सिद्धांत तोड़ने पर यह संधि निष्प्रभावी समझी जाएगी। रणजीत सिंह गवर्नर जनरल और विलियम बेंटिंग
सिक्का बोर कहाँ मिले थे? तो 1831 में रोपड़ में मिले थे। कौन? रणजीत सिंह। गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग से कब मिले थे? तो 1831 को रोपड़ में मिले थे। 1838 की त्रिपक्षीय संधि किसके बीच हुई थी? ऑकलैंड, रणजीत सिंह और शाह शुजा के मध्य हुई थी। कौन सी त्रिपक्षीय संधि? 1838 त्रिपक्षीय संधि ऑकलैंड, शाह शुजा और राजा रणजीत सिंह के मध्य हुई थी। अब आएगा रणजीत सिंह का प्रशासन। रणजीत सिंह की सरकार को किस नाम जाना जाता? तो ये कौन सा था? खालसा सरकार। मतलब रणजीत सिंह की सरकार थी, उसको किस नाम जाना जाता था? खालसा सरकार के नाम से जाना जाता था। रणजीत सिंह के प्रशासन में कितने मंत्रियों का सहयोग था? कितने थे? 5 मंत्री। प्रशासन में कितने मंत्री थे? तो 5 मंत्री थे। रणजीत सिंह के मंत्री: मुख्यमंत्री राजा ध्यान सिंह, विदेश मंत्री फ़कीर अजीजुद्दीन, रक्षा मंत्री दीवान मोहकम चंद्र, दीवान चंद्र मिश्र, हरी सिंह नलवा, अर्थ मंत्री भगवान दास और सदर ए डयोडी। कौन कौन से मंत्री होते थे? 5। मुख्यमंत्री, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, अर्थ मंत्री, सदर ए डयोडी आदि थे। फिर पंजाब के डोगरे सामंतों में किन 3 भाइयों को राजा की उपाधि दी गई थी? मतलब डोगरे सामंतों में किन 3 भाइयों को किसकी राजा की उपाधि दी गई थी? तो इसमें कौन थे? ध्यान सिंह थे, गुलाब सिंह और सुचेता सिंह, जिसको डोगरे 3 भाइयों की उपाधि। रणजीत सिंह के प्रशासन में कितने प्रशासकीय विभाग थे? तो 12 विभाग थे। किसके? 12 विभाग थे। 4 महत्वपूर्ण विभाग: दफ्तर ए आल उल माल, दफ्तर ए आल उल माल, ये क्या था? इस विभाग में भू राजस्व एवं अन्य आय के स्रोतों का विवरण होता था। मतलब भू राजस्व और आय से संबंधित विभाग था। फिर आएगा दफ्तर ए तोही जात, इस विभाग द्वारा राज परिवार के व्यय आदि की व्यवस्था की जाती थी। कौन से विभाग के अंतर्गत? दफ्तर ए तोही जात के। फिर दफ्तर ए रोजनामचा, यह राजा के प्रतिदिन की व्यय रखता था। कौन सा? दफ्तर ए रोजनामचा। दफ्तर ए मवाजाब, यह विभाग सैनिक व असैनिक कार्मिकों के वेतन का हिसाब रखता था। आएगा प्रांतों में बटे सिख राज्य को किस नाम जाना जाता था? सूबा। मतलब जो प्रांत होते थे उनको क्या बोलते थे? सूबा बोलते थे। रणजीत सिंह के प्रशासन में कुल कितने सूबे थे? 4 सूबे थे: लाहौर, मुल्तान, कश्मीर और पेशावर। कौन से थे? 4 थे: लाहौर, मुल्तान, कश्मीर और पेशावर। प्रत्येक सूबे का प्रमुख अधिकारी क्या कहलाता था? नाजिम। मतलब जो सूबा का अधिकारी होता था उसे क्या बोलते थे? नाजिम बोलते थे। सूबे का बंटवारा किस में किया जाता था? तो परगने में किया जाता था। मतलब जो प्रांत था वो सूबा किस में? परगने में। परगने का प्रमुख कारदार कहलाता था। कारदार का प्रमुख कार्य क्या होता था? शांति व्यवस्था के साथ राजस्व को एकत्रित करना। परगनों का बंटवारा किस में किया जाता था? तालुक में किया जाता। किसमें? तालुक में किया जाता था। पहला क्या हुआ था? प्रांत को सूबों का परगने में और परगने का किस में किया जाता था? तालुक में किया जाता था। प्रत्येक तालुक में कितने मौजे या गांव होते थे? तो 50 से 100 गांव होते थे। कौन से? प्रत्येक तालुक में। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कौन सी थी? मौजा या गांव, जिसको गांव बोलते थे। अब क्या जाएगा? भू राजस्व व्यवस्था। रणजीत सिंह के प्रशासन में भू राजस्व व्यवस्था का मुख्य स्रोत क्या था? वो क्या था? भू राजस्व होता है। राजस्व का प्रमुख स्रोत क्या होता है? भू राजस्व होता है। भू राजस्व उपज का कितना लिया जाता था? 33 से 40% लिया जाता था। कौन? भू राजस्व उपज का 33 से 40% लिया जाता था। अब आएगा प्रारंभ से भू राजस्व व्यवस्था किस प्रथा पर आधारित थी? तो बटाई प्रथा पर आधारित थी। कौन? स्टार्टिंग से ही। मतलब प्रारंभ से भू राजस्व व्यवस्था किस पर आधारित थी? तो बटाई व्यवस्था पर आधारित थी। बटाई प्रथा का प्रचलन कब तक चला? 1823 ईस्वी तक बटाई प्रथा का प्रचलन चला। 1824 से 34 के बीच भू राजस्व की कौन सी व्यवस्था प्रचलन में आई? कौन? कनकूद व्यवस्था प्रचलन में। 1824 से 1834 के मध्य कनकूद व्यवस्था भू राजस्व की सामने आई। कनकूद भू राजस्व व्यवस्था की वसूली किस प्रकार की जाती है? इसमें कर वसूली उपज को आधार बनाकर नगद में ली जाती है। मतलब जो कर वसूली होता था ना उसको उपज को आधार बनाते थे। मतलब किस हिसाब से कर लिया जाएगा ये वो उपज के आधार पर डिसाइड किया जाता था और नगद रूप में ली जाती थी।
नीलामी योजना में क्या प्रावधान किए गए थे? इस योजना में 3 वर्ष से 6 वर्ष के लिए कर वसूली का अधिकार ऊंची बोले वाले को दिया जाता था। फिर आएगा सैन्य प्रशासन। किसके सैन्य संगठन को भारतीय पृष्ठभूमि में ब्रिटिश फ्रांसीसी सैन्य व्यवस्था कहा जाता तो राजा रणजीत सिंह को। भारतीय पृष्ठभूमि में ब्रिटिश फ्रांसीसी सैन्य व्यवस्था कहा जाता तो राजा रणजीत सिंह। फौज ए खास और फौज ए आइन किस प्रकार की सेना होती थी? नियमित सेना होती थी। फौज ए खास और फौज ए आइन कौन सी थी? नियमित सेना होती थी। फौज ए खास और फौज ए आइन। फौज ए खास का विभाजन किया जाता था घुड़सवार, पैदल और तोपखाने में। फौज ए खास घुड़सवार, पैदल और तोपखाने में किया जाता था। 1822 ईस्वी में नियमित घुड़सवारों को प्रशिक्षित करने के लिए किसकी नियुक्ति की गई थी? तो फ्रांसीसी सेनापति एलार्ड की नियुक्ति की गई थी। मतलब घुड़सवारों को प्रशिक्षण के लिए किसकी नियुक्ति की गई थी? फ्रांसीसी सेनापति एलार्ड की गई थी। फिर आएगा रणजीत सिंह ने घुड़सवारों को देखकर किसने कहा था कि यह संसार की सबसे सुंदर फौज है? किसने कहा था? लॉर्ड ऑकलैंड ने बोला था कि ये संसार की सबसे सुंदर फौज है। फिर नियमित पैदल सेना की प्रशिक्षित करने के लिए किसकी पद्धति अपनाई थी? तो इटालियन सेनापति बंतोरा की पद्धति को अपनाया जाता है। नियमित सेना को प्रशिक्षित करने के लिए किसकी? इटालियन सेनापति बंतोरा की उसको अपनाया था। तोपखाने का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया था? तो इलाही बख्श को नियुक्त किया गया था। ये क्वेश्चन आता है कि तोपखाने का नियुक्त किसे किया गया था? तो इलाही बख्श को नियुक्त किया गया था। गोला बारूद व तोपखाने बनाने में कारखाना कहाँ लगाए गए थे? तो लाहौर और अमृतसर में लगाए गए थे। फौज ए बैकवायद किस प्रकार की सेना थी? अनियमित सेना थी। फौज ए खास और फौज ए आय कौन सी थी? नियमित सेना थी। और फौज ए बैकवायद कौन सी थी? अनियमित सेना थी। फिर आएगा न्याय प्रशासन। सूबे में सबसे उच्च न्यायालय किसका होता था? नाजिम का होता था। मतलब सूबे में जो सबसे उच्च न्यायालय होगा नाजिम होगा। अदालत ए आला सबसे ऊंचा न्यायालय कहाँ स्थित है? लाहौर। कौन? अदालत ए आला सबसे ऊंचा न्यायालय लाहौर में। रणजीत सिंह की मृत्यु किस वर्ष हो गई थी? तो 1839 ईस्वी में रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई थी। रणजीत सिंह के बारे में किसने कहा था कि सारे पंजाब में उससे कुरूप व भद्दा नए व्यक्ति नहीं था? कौन? बैरन ह्यूगल ने बोला है। बैरन ह्यूगल ने बोला है कि सारे पंजाब में उससे कुरूप व भद्दा व्यक्ति नहीं था। रणजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन था? खड़क सिंह रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे। तो ये हमारा हो गया पंजाब राज्य।